हेलो फ्रेंड्स, आज देखिए जैसे हम आज करेंगे जैसे बाकी के जो हमारे दो न्यूट्रिशंस जो रह गए थे कार्बोहाइड्रेट और फैट के बारे में। तो हम लोग पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोग जो है किसकी तैयारी के लिए जो है ये मैं आपकी जो वीडियो जो आपको बता रही हूँ या बना रही हूँ। तो देखिए इसके अंदर अपने जो अभी एग्जाम आने वाला है लैब असिस्टेंट का होम साइंस का, उसके जो मेन मेन पॉइंट्स हैं या क्वेश्चन है जो हमारा लेवल है उसके अकॉर्डिंग जो मेन मेन जो क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में जो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं पढ़ना क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत ही कम है। ठीक है, तो कम होने के कारण क्या है, जो मेन मेन चीजें हैं जिनके बारे में हमें पता होनी चाहिए तो वो चीजें जो है हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जिसमें देखिए हमने जिसके अंदर प्रोटीन के बारे में पढ़ लिया था, सारे विटामिन जो है वो हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, तो आज देखिए हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में और फैट के बारे में, इसके अलावा और बहुत सारी जो डिजीजेज होती हैं हर एक डिजीज के अंदर या हर एक एज ग्रुप के अंदर। ठीक है, जो भी एज ग्रुप है उन एज के अकॉर्डिंग जो है वो किस तरह का जो है उनकी मेन्यू प्लानिंग होती है या उन्हें किस तरह का आहार देना चाहिए। ठीक है, बहुत सारी ऐसी डिजीज होती हैं जो आज के टाइम में बहुत ज्यादा फैली हुई है, तो उनके लिए जो है किस तरह का आहार जो है उन्हें दिया जाना चाहिए। जैसे हम डाइटिशियन के पास जाते हैं तो वो हमें जो आहार वगैरह बताते हैं कि आपको ये आहार जो है वो इस डिजीज में लेना चाहिए या इस एज ग्रुप के अंदर जो है वो इस तरह का आहार लिया जाना चाहिए। तो वो सब चीजें जो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, उसके अंदर भी सिर्फ हम मेन मेन चीजों के बारे में पढ़ेंगे जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको देती हूँ, इंस्टेंट एनर्जी के रूप में जो है सबसे ज्यादा जो है कार्बोहाइड्रेट ही यूज आता है। ठीक है, इससे जो भी पदार्थों के अंदर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो हमारे लिए इंस्टेंट एनर्जी के रूप में काम करता है। जैसे आप सबसे पहले ग्लूकोज को ले लेते हैं, तो ग्लूकोज क्या है कि एक इंस्टेंट एनर्जी के रूप में वर्क करेगा। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया भी हुआ है कि जो ग्लूकोज है वो क्या है, इंस्टेंट एनर्जी है या इंस्टेंट एनर्जी के रूप में पूछ लिया जाता है उसको कि इंस्टेंट एनर्जी के रूप में जो है वो कौन होगा, हमारा ग्लूकोज होगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए जैसे कंपोजिशन है कि कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना है, तो कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, इसके अलावा हम प्रोटीन पढ़ रहे थे तो प्रोटीन के अंदर देखो इसके अलावा नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस और ये सब चीजें भी थी। लेकिन देखिए कार्बोहाइड्रेट पढ़ते तो उसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो इसके अंदर पाए जाते हैं। फिर देखिए कार्बोहाइड्रेट भी दो तरह का होता है, वैसे मेनली तो देखिए केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग देखते तो 5 टाइप्स का होता है, लेकिन अगर वैसे देखते कि दो तरह का होता है, एक तो मीठा होता है और एक स्वाद में जो है मीठा नहीं होता है, दो तरह का होता है। ठीक है, तो कंपोजिशन के अकॉर्डिंग चलते हैं साधारण और जटिल, सिंपल और डेरिवेटिव्स होता है। तो सिंपल के अंदर देखो ग्लूकोज है, फ्रक्टोज, गैक्टोज, सुक्रोज, ठीक है, माल्टोज, लैक्टोज, ये सब किस पे आ जाएंगे, हमारे साधारण में आ जाएंगे। ठीक है, जो कि स्वाद में कैसे होते हैं, मीठे होते हैं। इसके अंदर भी जैसे आपसे सबसे ज्यादा पूछा जाए कि सबसे मीठा जो है वो कौन सा होता है, तो वो हमारा हो जाएगा फ्रक्टोज। ठीक है, तो सबसे मीठा अगर आपसे पूछा जाए कार्बोहाइड्रेट में सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, तो वो पानी हो जाएगी, फ्रक्टोज होती है। ठीक है, जो मतलब फ्रूट्स वगैरह में सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, स्वाद में मीठे होते हैं। इसके बाद देखिए जटिल के अंदर स्टार्च है, डेक्स्ट्रिन है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है, तो जिनका कोई भी स्वाद नहीं होता है। ठीक है, जिसके अंदर सेलुलोज तो अगर आप मान के चलते तो ये कैसे कच्ची सब्जियां वगैरह होता है, कंद मूल होते हैं, उनके अंदर जो है सेलुलोज सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, अगर आपको धरती के ऊपर अगर पूछा जाता है ना कि सबसे ज्यादा जो कार्बोहाइड्रेट जो किस रूप में पाया जाता है, वो सेलुलोज के रूप में जो है पाया जाता है। इनका कोई भी टेस्ट नहीं होता है। फिर देखिए सोर्सेज अगर हम देखते हैं तो कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज जो है बहुत सारे होते हैं, चावल है, आलू, अरबी, ब्रेड, अनाज। ठीक है, ये सब क्या आते हैं, सोर्सेज के अंदर आते हैं। इसके अलावा देखो हमारे पाचन क्रिया के दौरान स्टार्च जो होती है वो ग्लूकोज में चेंज हो जाती है और यही ग्लूकोज जो है हमारे बॉडी के अंदर जो है वो ग्लाइकोजन के रूप में जो है वो स्टोर रहता है। ठीक है, ग्लाइकोजन के रूप में क्या रहता है, स्टोर रहता है। और कहाँ रहता है, लीवर में और मसल्स में जो है वो ग्लाइकोजन के रूप में जो है वो स्टोर रहता है। फिर देखिए जनरल फॉर्मूला अगर आपसे कार्बोहाइड्रेट का पूछ लिया जाता है तो क्या होता है, CnH2ON होता है। जनरल अगर फॉर्मूला पूछा जाता है कार्बोहाइड्रेट का तो CnH2N। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड 4 kcal एनर्जी पर ग्राम। ठीक है, पर ग्राम के अंदर जो 4 kcal एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। इसके अलावा देखिए प्रोटीन से भी हमें 4.2 और इसके अलावा फैट से जो है हमें सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है, लेकिन उसको जैसे उसका मेटाबॉलिज्म बहुत धीरे होता है तो इससे क्या होता है, एनर्जी हमें इंस्टेंट एनर्जी नहीं मिलती है उससे। इसी वजह से जो हाथों हाथ अगर हमें एनर्जी चाहिए तो हम कार्बोहाइड्रेट का यूज करते हैं। ठीक है, तो 4 kcal एनर्जी जो है हमें किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। फिर देखिए कार्बोहाइड्रेट स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन द लिवर एंड मसल्स, ये मैंने अभी आपको बता दिया था। फिर देखिए केन शुगर है, कुछ कई बार क्या होता है शुगर्स का नाम पूछ लिया जाता है कि किस वेजिटेबल्स में या फ्रूट्स में किस तरह की शुगर्स पाई जाती हैं। तो देखिए दो कई बार एग्जाम में पूछे, जैसे केन शुगर है, गन्ना वगैरह जो, तो उसमें कौन सी शुगर होती है, सुक्रोज पाई जाती है। मिल्क शुगर कौन सी होती है, हमारी लैक्टोज होती है।
फिर देखिए केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग मैंने आपको शुरू में बताया था कि 5 टाइप्स होते हैं, जैसे क्या है, मोनोसेकेराइड्स है, ठीक है, ऑलिगोसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है और कार्बोहाइड्रेट डेरिवेटिव्स है, ठीक है। फिर देखिए इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ स्टार्च है, स्टार्च जो है वो सबसे ज्यादा किसमें पाई जाएंगी, सीरियल्स है, मिलेट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा रूट्स एंड ट्यूबर्स होते हैं, तो उनके अंदर देखिए जैसे सीरियल्स और मिलेट्स में 65 से 85% तक होती है और रूट्स एंड ट्यूबर में 19 to 35% होती है। फिर देखिए ग्लाइकोजन नोन एज एनिमल स्टार्च, ग्लाइकोजन जो है एनिमल स्टार्च के रूप में जाना जाता है। भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, होम साइंस के अगर आपने कई एग्जाम्स देखे हो तो उसके अंदर एनिमल स्टार्च के बारे में पूछा जाता है कि एनिमल स्टार्च कौन सी है, तो कौन सी हमारी ग्लाइकोजन है। फिर देखिए फैट के बारे में है, तो 1 ग्राम फैट प्रोवाइड कराती है हमें 9 kcal एनर्जी प्रोवाइड कराती है। क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स के अंदर देखते हैं तो सिंपल लिपिड्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स और डिराइव्ड लिपिड्स होते हैं। सिंपल के अंदर तो देखिए फैट, ऑयल और फैट्स वगैरह आ जाएंगे और कॉम्प्लेक्स के अंदर जैसे फास्फोलिपिड्स है, ग्लाइकोलिपिड्स है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है कॉम्प्लेक्स, मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे अपन ने प्रोटीन पढ़ा था तो कि 2 चीजें जब जुड़ती है तो क्या कहलाती है, कॉम्प्लेक्स कहलाती है। तो इसके अंदर अगर अलग से कोई और मिनरल्स या कोई और न्यूट्रिएंट्स उसके साथ जुड़ रहा है तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है, जैसे फास्फोलिपिड है, ग्लाइकोलिपिड्स है। फिर देखिए फैटी एसिड्स आर 3 टाइप, फैटी एसिड्स जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, सैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड। इसके बाद देखिए मील प्लानिंग है, मील प्लानिंग में देखिए आरडी है, तो आरडी की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस होती है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, ठीक है। आरडी क्या होता है, व्यक्ति के एज, ठीक है, सेक्स, फिजिकल वर्क्स और इसके अलावा उसकी फिजिकल जो स्ट्रेस होती है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जो होती है उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। जो भी आरडीए जो होती है, रिकमेंडेड डाइटरी जो होती है, जो डाइट ली जाती है हमारे द्वारा, वो डाइट किस पर डिपेंड करती है, हमारी एज पर करती है, सेक्स पर, फिजिकल वर्क पर और साइकोलॉजिकल जो स्ट्रेस होती है उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो एक संतुलित आहार द्वारा जो देखो 60 से 70% ऊर्जा जो हमें कार्बोस यानी कि कार्बोहाइड्रेट से मिल जाती है, 10 से 12% प्रोटीन से और 20 to 25% मिल जाती है हमें वसा से मिल जाती है। तो ये रेशो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 60 to 70% ऊर्जा तो हमें कार्बोहाइड्रेट से, 10 to 12% प्रोटीन से मिलती है और 20 to 25% जो है हमें फैट से मिल जाती है। तो देखो सबसे ज्यादा हमें कार्बोज से मिलती है क्योंकि कार्बोज से हाथों हाथ एनर्जी जो है कन्वर्ट हो जाती है, इसी वजह से 60 से 70% ऊर्जा जो है हमें संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट से लेनी चाहिए। फिर देखिए डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं, डाइटरी फाइबर्स देखो जिन्हें हम रेशे बोल सकते हैं, रफेज बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, जिनके अंदर क्या होता है, हेमी सेलुलोज, सेलुलोज, लिग्निन, पैक्टिन, ये सब चीजें पाई जाती हैं इसके अंदर। तो ये क्या होते हैं, जैसे कि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए या उसको स्मूथ रखने के लिए जो है वो डाइटरी फाइबर्स बहुत ही जरूरी होते हैं। ये देखिए न्यूट्रिएंट्स में नहीं आते हैं बट क्या होता है कि हमारे भोजन के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक से वर्क करने के लिए जो है डिपेंड होते हैं, ठीक है। जिन रेशो के जिन जैसे फ्रूट्स के अंदर या वेजिटेबल्स, कच्चे फल या सब्जियां जितनी भी होती है, जैसे आप सैलेड वगैरह यूज करते हो तो वो इसीलिए होता है, ठीक है। फिर देखिए एंटीऑक्सीडेंट के रूप में देखो कौन कौन से विटामिन होते हैं, ए, ई और सी। अगर कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कौन से, तो हमारे होंगे ए, ई और सी होंगे, जो कि क्या करते हैं, कैंसर है, हार्ट डिजीज है, उनके अंदर जो टैबलेट्स या बचाव के लिए जो है वो टैबलेट्स वगैरह दी जाती हैं या इलाज किया जाता है, तो उसके अंदर क्या है एंटीऑक्सीडेंट के रूप में जो विटामिन ए, ई और सी की जो है वो टैबलेट्स या दी जाती है, ठीक है। तो देखिए ई जो है ये तो देखिए आप अगर मानोगे तो त्वचा, बाल और इनके लिए जो है आपको नॉर्मल मार्केट में जो है कैप्सूल्स भी मिल जाते हैं विटामिन ई वगैरह के। तो हमारी त्वचा से संबंधित जितनी भी डिजीज होती हैं या बालों से संबंधित होती है तो वो क्या हो उसके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होता है, ठीक है। फिर देखिए अब आ जाता है एज ग्रुप के अकॉर्डिंग जो है हम इसको पढ़ लेते हैं कि हर एक एज ग्रुप के अंदर क्या होता है, जैसे कि किस तरह से जो है वो उसका वेट है या उसके अकॉर्डिंग जो है हम उसको मील प्लानिंग कर सकते हैं या उसको जो आहारीय जरूरत होती है उसकी किस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले शैशवावस्था है यानी कि इन्फेंट स्टेज जो होती है, तो देखिए शिशु का वजन जो होता है ना 5, इसके अंदर आपको कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, कई बार क्वेश्चंस में पूछ ली जाती हैं, कोई जरूरी नहीं है कि इनके आहार से संबंधित पूछी जाए, इनकी अवस्था से या एज ग्रुप से रिलेटेड भी चीजें पूछी जा सकती हैं। वैसे तो देखिए अब अपन जैसे लैब असिस्टेंट का एग्जाम नहीं तो ये आपको वैसे भी डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि अब जैसे क्या है सीडी का भी इसके अंदर मैटर है अपना, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट का, तो उसके अंदर ये सारा ही कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो शिशु का वजन देखो 5 महीने में तो दुगना हो जाता है, ठीक है, और साल भर में कितना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि कई बार एग्जाम में ये पूछ लिए जाती हैं चीजें।
एक भारतीय शिशु का औसत वजन अगर पूछा जाता है तो 2.7 से 2.9 किलोग्राम होता है। अगर हृदय गति पूछी जाती है तो देखिए एक जैसे वयस्क की बजाय जो एक छोटा बच्चा होता है, शिशु होता है, उसकी जो हृदय गति जो होती है, हार्ट बीट जो होती है वो क्या होती है, उसकी दर काफी तेज होती है, 120 से 140 पर मिनट होती है। अगर एक व्यस्क पे पूछी जाती है तो 72 जो है वो पर मिनट होती है, 72 पर मिनट होती है। जन्म के समय हीमोग्लोबिन का स्तर देखिए कम से कम 17 से 20 ग्राम पर डीएल होता है। ठीक है, नॉर्मली तो अगर आप अपन देखते हैं तो 14 तक होता है, 14 टू 16 तक होता है। अदरवाइज देखिए छोटा बच्चा जो होता है जन्म लेता है तब उस समय उसकी 17 से 20 ग्राम तक डीएल जो होता है उसका जन्म में एचबी का स्तर होता है हीमोग्लोबिन का। 75% भाग जो होता है उसका पानी से बना होता है, 12 से 15% भाग वसा का बना हुआ होता है। 0 से 6 माह के शिशु को देखिए 108 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है जरूरत होती है पर केजी वेट के अकॉर्डिंग। फिर देखिए 6 से 12 माह के बालक जो होते हैं उसको 98 केसीएल पर केजी बॉडी वेट अकॉर्डिंग जरूरत होती है। और जबकि एक वयस्क को 40 केसीएल, ठीक है, एक वयस्क की बजाय देखिए एक छोटे शिशु को जो है वो कितनी ज्यादा कैलोरी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उस समय क्या होता है उसकी ग्रोथिंग पीरियड्स होते हैं, ठीक है, उसकी बोन्स होती हैं वो डेवलपमेंट हो रही होती है, तो इन चीजों के लिए जो है वो उसकी बॉडी के ऑर्गन्स जो होते हैं वो डेवलपमेंट हो रहे होते हैं, तो इस वजह से उसको कैलोरी की, प्रोटीन की, इन सब चीजों की जरूरत जो होती है ज्यादा रहती है। फिर देखिए प्रोटीन है तो 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जरूरत पड़ती है। फिर विटामिन सी है तो 25 मिलीग्राम। किसी भी प्रकार का ठोस पदार्थ जो शिशु को भोजन में दिया जाता है, ठीक है, कोई भी ठोस पदार्थ जब आप बच्चे को शुरू करते हैं देना, ठीक है, पहले तो देखो जैसे मतलब मदर फीड पे ही डिपेंड रहता है बेबी 6 मंथ तक, तो उसके बाद अगर आप उसे कोई ठोस पदार्थ खाने के लिए देते हैं जैसे बिस्किट वगैरह, ठीक है, दलिया है, उसके लिए तो देखिए वो एक बार तो ठोस ही कहलाता है क्योंकि लिक्विड ले रहा होता है बेबी, तो उसके बाद जो उसको ठोस पदार्थ दिया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको बिग कॉस्ट कहा जाता है। ठीक है, फिर देखिए माता के दूध में जो है वो कौन से विटामिन या मिनरल जो है वो नहीं पाए जाते हैं, तो देखिए इसके अंदर सी और डी नहीं पाए जाते हैं और आयरन नहीं पाया जाता है। ठीक है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर देखिए शैशवावस्था में होने वाले रोग, छोटे बेबी जो होते हैं उनके अंदर नॉर्मली जो रोग हो जाते हैं, ठीक है, तो उनमें देखिए सबसे पहले डायरिया यानी कि लूज मोशंस जो होते हैं, क्योंकि बच्चे को अगर आपने फीड करवा रहे हैं या जैसे बॉटल वगैरह से फीडिंग करवाते हैं तो बॉटल को अगर आप स्टरलाइज नहीं करते हैं या वॉश नहीं करते हैं, बॉयल नहीं करते हैं और सीधा उसको दूध दे दिया जाता है या 2 या 3 बार उबाल कर नहीं दिया जाता है, तो बेबी में क्या होता है जैसे डायरिया या इस तरह के जो है वो सिम्टम्स नजर आने लग जाते हैं, पेट में दर्द होना। ठीक है, इसके अलावा प्रोटीन ऊर्जा को पोषण भी हो जाता है, न्यून पोषण, इसके अलावा कई बार मोटापा भी, जैसे छोटे बच्चों में ओवर वेट हो जाते हैं, कोई अंडर वेट हो जाते हैं, तो ये सब क्या आते हैं शैशवावस्था में होने वाली कुछ डिजीज होती हैं। फिर देखिए प्री स्कूल चिल्ड्रन है 1 to 6 ईयर के बेबी जो होते हैं, इनमें देखो प्रोटीन क्या होता है 1.5 to 2 ग्राम पर बॉडी वेट जो होता है उसके अकॉर्डिंग होती है। 5 से 6% भाग जो होता है ऊर्जा जो होती है उन्हें वसा से मिलती है। फिर देखिए मिनरल्स हैं तो 400 मिलीग्राम पर डे जो है इनको मिनरल की जरूरत पड़ती है। फिर देखिए समस्याएं कौन सी आएंगी, अब देखिए 1 से 6 वर्ष के बालक जो होते हैं उनके अंदर अगर आप देखते हैं तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, क्वाशियोडकर और मरासमस। क्वाशियोडकर और मरासमस अगर आप देखते हो प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे। जिन्हें क्वाशियोडकर तो केवल प्रोटीन की कमी से और मरासमस जो है वो ऊर्जा और प्रोटीन दोनों की कमी से होने वाला जो है वो रोग होता है। फिर देखिए विटामिन ए की कमी भी हो जाती है जिसकी वजह से आप देखोगे छोटे छोटे बच्चों में जो चश्मे लगना या उनकी आईसाइट वीक होना, तो ये क्या होता है विटामिन ए की कमी के कारण हो जाते हैं। फिर देखिए स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है 6 to 12 ईयर तक के बच्चे जो होते हैं इसके अंदर आते हैं, आपको सीरी में भी बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी, मैं आपको बता भी दूंगी उस समय। ठीक है, तो वृद्धि की दर क्या होती है, धीमी होना इसके अंदर। एडोलेसेंस है तो किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष तक की अवस्था होती है, तीव्र जो वृद्धि होती है इस समय क्या होती है काफी जो है वो वृद्धि होनी शुरू हो जाती है एक बच्चे की। ठीक है, क्योंकि वो क्या होता है एडोलेसेंस पीरियड में जो है वो कदम रखता है, तो उसमें क्या होता है जैसे उसके फिजिकल में बहुत सारे चेंजेस आना, ठीक है, फीमेल्स में भी और मेल्स में भी अलग अलग तरह के हार्मोनल चेंजेस आना, फिजिकल चेंज आना, जिसकी वजह से उसके मेंटली स्ट्रेस या इस तरह के चेंजेस, काफी सारे चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से क्या होते हैं उसके क्या होता है जैसे हार्मोन सिक्रीशन के कारण बीएमआर बढ़ जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है इस समय हमें पोषण की जो है वो सबसे ज्यादा जरूरत रहती है किशोरावस्था के अंदर। प्रोटीन देखो तो 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, ऊर्जा का 12 से 14% भाग जो होता है प्रोटीन से प्राप्त होता है। कैल्शियम है तो न्यूनतम 150 ग्राम अस्थियों में संग्रहित होना चाहिए। फिर है महामारी के दौरान यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होते हैं उसके दौरान जो देखो 0.5 मिलीग्राम जो है एचबी जो है वो फीमेल्स के अंदर जो है वो
उत्सर्जित हो जाता है। तो इससे आयरन की टैबलेट्स या आयरन से संबंधित जितनी भी सब्जियां हैं, जैसे पालक है तो पालक में आयरन सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो आप उनका सेवन कर सकते हैं। ठीक है, तो उस समय बहुत खास ध्यान रखा जाता है अपनी बॉडी का। ठीक है, तो क्योंकि मेंटली और फिजिकली दोनों ही रूप से जो होता है, जो बालक होता है वो काफी कमजोर हो जाते हैं या फिर उनके समझ में नहीं आता है उस समय, क्योंकि वो एज ही ऐसी होती है। फिर देखिए अडल्ट आ जाते हैं, उसके जस्ट बाद की अवस्था जो होती है 20 से 20 टू 39 ईयर या 40 ईयर तक की होती है। तो उसमें देखिए एनर्जी जो होती है इसमें अलग अलग दे रखी है। देखिए मैन है और वुमेन्स है। मैन के अंदर अगर सैनिटरी है, मतलब नॉर्मल जो व्यक्ति है, ठीक है, एक मॉडरेट होता है और एक हाई वर्कर होता है। ठीक है, तो मॉडरेट मतलब सिंपल जो एक एसी के अंदर व्यक्ति काम कर रहा है, तो उसके अंदर देखो उसको एनर्जी लेवल की, क्योंकि वो फिजिकल वर्क कम कर रहा है, तो उसके लिए एनर्जी लेवल जो होता है उसका 2, 4, 2, 5। और मॉडरेट जो होते हैं, जो क्या है, थोड़ा बहुत बाहर का भी फिजिकल वर्क भी कर रहे हैं, मेंटली वर्क भी कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या हो जाती है 2875। और जो केवल फिजिकल वर्क सबसे ज्यादा करते हैं, जैसे मजदूर है या जो, ठीक है, जो अपना फिजिकल वर्क हाथों के द्वारा काम ज्यादा करते हैं, बॉडी का यूज ज्यादा करते हैं, तो उसके अंदर क्या है 3800 जो है वो KCl जो है एनर्जी की जरूरत पड़ जाती है। इसके अंदर फिर प्रोटीन है तो 60 प्रोटीन की वैल्यू एक जितनी ही रहती है, आयरन की वैल्यू भी उतनी ही है। फिर वुमेन्स के अंदर अगर पूछा जाता है तो नॉर्मल वुमेन्स है तो 1875 है, और अगर मॉडरेट है कि थोड़ा बहुत और हल्का फुल्का और ज्यादा काम करती है तो उसके लिए क्या हो जाएगी 2225। और अगर कोई महिला ऐसी है जो फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा करती है तो उसके लिए कितनी हो जाएगी 2928 हो जाएगी। ठीक है, और प्रोटीन वैल्यू देखो 50-50-50 ही है, और 30 ही है आयरन की मात्रा। फिर जैसे एक अगर प्रेग्नेंट वुमेन है, प्रेग्नेंट वुमेन होगी तो उसकी क्या होगी, उसकी कैलोरी वैल्यू भी बढ़ जाएंगी, प्रोटीन वैल्यू भी बढ़ जाती है, आयरन वैल्यू तो बढ़ ही जाती है, क्योंकि उस समय क्या होता है उसे केवल खुद का ही नहीं, अपनी जो गर्भ में पल रही शिशु होता है उसका भी बहुत पूरी तरह से ध्यान रखना पड़ता है। तो उसकी जो वैल्यूज होती हैं वो सारी की सारी जो होती हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं। ठीक है, तो गर्भवती महिला तो BMR क्या होता है 3 महीने में तो 5%, और छठे से 9वें महीने में कितना होता है 12% जो होता है वो बढ़ जाता है। और इसके अलावा जो हार्मोन जिनका स्रवण बढ़ जाता है वो कौन कौन से होते हैं, एक तो एल्डोस्टेरोन होता है, ग्रोथ हार्मोन STH यानी कि सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन, STH यानी कि सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन, ये पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन होता है। ये वृद्धि हार्मोन भी कहलाता है, ग्रोथ हार्मोन होता है ये जो पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। मैंने कल भी आपको बताया था जब थायराइड ग्रंथि के बारे में आया था, तो कि जो पीयूष ग्रंथि है वो हमारे हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे होती है, ब्रेन के अंदर होती है, सबसे छोटी ग्लैंड होती है, मटर के दाने जितनी होती है। इसके अलावा इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि हमारी जितनी भी ग्लैंड्स हैं उन सबके द्वारा जो भी हार्मोन सीक्रेट होते हैं उनको स्टिमुलेट करने का काम कौन करती है, पीयूष ग्रंथि करती है। फिर देखिए थायरॉक्सिन है, ठीक है, जो थायराइड ग्रंथि के द्वारा निकाला जाता है। फिर पैराथार्मोन है, तो ये पैराथायराइड ग्रंथि जो थायराइड के ऊपर जस्ट छोटे छोटे डॉट्स के रूप में होती है, तो वो क्या होती है पैराथायराइड ग्लैंड होती है, जिसके द्वारा पैराथार्मोन हार्मोन जो है सीक्रेट होता है। फिर देखिए एनर्जी वैल्यू है, तो जितनी एक नॉर्मल वैल्यू है, मान ली अगर मॉडरेट है तो उसके साथ भी +300 होगी, नॉर्मल है तो भी +300 है, मतलब अगर उसकी वैल्यू जो है, ठीक है, उसके वर्क के अकॉर्डिंग हमने इनकी वैल्यूज को डिवाइड किया है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, जैसे हम उसके अंदर +300 कर देंगे। इसी तरह से अगर लॉक्टेटिव मदर होती है, जो मतलब एक बेबी को फीड करवाने वाली जो मदर होती है, उसमें 550 जो हम उसके अंदर प्लस कर देते हैं। तो इसी तरह से जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसके अंदर क्या हो जाएगा 300 प्लस हो जाती है उसकी जो नॉर्मल कैलोरी वैल्यू होती है उसके अंदर। और प्रोटीन है तो वो 50 तो ले ही रही है, उसके अलावा +30 जो है उसे और करना पड़ता है। ठीक है, फैट है तो वो भी 30 करनी पड़ती है। बाद में यही फैट जो होती है जो बॉडी के अंदर जो एडजस्ट हो जाती है, उसके बाद क्या होती है वो बाद में जिसे बेबी को फीड करवाते हैं तो उस समय क्या होती है वो एनर्जी जो फैट के रूप में एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर इकट्ठी होती है वो क्या होती है बाद में उसके अंदर यूज हो जाती है। देखिए वजन जो है वो 12 से 12.5 किलोग्राम जो है वो बढ़ जाता है। फिर देखिए विटामिन के का इंजेक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए विटामिन के का इंजेक्शन प्रसव से पूर्व माँ को या जन्म के उपरांत बच्चे को लगाया जाता है। ठीक है, देखिए प्रसव से पहले जो है वो माँ को लगाया जाता है ताकि ब्लड जो है वो क्लॉटिंग हो सके। ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है ना विटामिन के जो है वो। ठीक है, तो वो क्या करेगा, जैसे प्रसव से पहले डिलीवरी से पहले जो है वो जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसको लगाया जाता है, और प्रसव के बाद जो है जब डिलीवरी हो जाती है तो बेबी को लगाया जाता है ताकि जो है वो ब्लड जो है वो रुक जाए। ठीक है, ब्लीडिंग नहीं हो, जो रक्त का थक्का जमाने में जो है हमारी हेल्प करता है।
फिर देखिए लॉक्टेटिव मदर होती हैं, ठीक है, जिसे हम धात्री माता कह सकते हैं, या मतलब बेबी को फीड कराने वाली जो मदर होती हैं वो होती है, उसको कहते हैं लॉक्टेटिंग मदर कहा जाता है। एक स्वस्थ माँ का औसतन जो है वो 850 ml जो है वो पर डे सिक्रीट करती है, ठीक है। अगर एक स्वस्थ माँ जो है वो औसतन जो है वो 850 ml दूध जो है या मिल्क जो है वो सिक्रेट करती हैं, ठीक है। फिर देखिए इस्ट्रोजेनिक हार्मोन स्तन दूध ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। इस्ट्रोजेनिक हार्मोन जो होता है वो तो क्या करता है, स्तनों में क्या करता है, ब्रेस्ट में जो मिल्क ग्लैंड्स होती हैं उनका निर्माण करता है। और मिल्क सिक्रीशन के लिए जब सिक्रीट होता है डिलीवरी के बाद, तो उससे कौन सिक्रीट करने के लिए प्रेरित करता है, वो होता है हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, जो कि पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो होता है स्रावित होता है। और वही क्या करता है, ये जो दुग्ध ग्रंथियां होती हैं, ठीक है, मिल्क ग्लैंड जो होती हैं उनको स्टिमुलेट करता है कि वो क्या करें, मिल्क को सिक्रेट करें, ठीक है। एनर्जी है तो मैंने आपको शुरू में ही बता दी थी कि प्रेग्नेंट वुमेन तो +300 है, अदरवाइज जैसे लॉक्टेटिव मदर है तो क्या हो जाएगी 550 हो जाएगी। प्रोटीन है तो +25 हो जाएगा, वहां 30 था, ठीक है। आयरन है तो 30 मिलीग्राम हो जाएगा। फिर देखिए लैक्टोस, लैक्टोग्यूस दूध उत्पादन बढ़ाने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको हम कहते हैं, जैसे कि लहसुन है, दूध, बादाम, इनका प्रयोग कर जो है वो कई बार जैसे होता है कि मिल्क सिक्रीशन नहीं हो पाता है, तो जो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके सेवन से क्या होता है, मिल्क सिक्रीशन जो होता है बढ़ जाता है। माता का पहला दूध क्या कहलाता है, कोलेस्ट्रम कहलाता है, जो कि बहुत ही जरूरी होता है बेबी को पिलाना, जो क्या करता है, इम्यूनिटी पावर जो होता है बेबी में बढ़ाता है। तो माता का जो पहला पीला गाढ़ा द्रव जो होता है उसे क्या कहते हैं, हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पहले आ चुका है। फिर देखिए वृद्धावस्था है, ओल्ड एज, मैंने आपको शुरू में बताया था हर एक एज ग्रुप के अकॉर्डिंग जो क्या होता है उसकी कैलोरी वैल्यू है, प्रोटीन वैल्यू है, सब अलग अलग होती है। तो देखिए शारीरिक व मानसिक क्षमताएं क्या होती हैं। अब देखिए अगर ओल्ड एज आ जाती है तो उस समय क्या होता है, हमारी जो शारीरिक क्षमताएं हैं या मानसिक क्षमताएं हैं वो क्या हो जाती हैं, धीरे धीरे घटने लग जाती हैं, ठीक है। इस समय कैलोरी वैल्यू की भी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती है, भूख कम लगना, नींद कम आना, ठीक है। अगर भूख नहीं लगती तो वो क्या कहलाती है, एनोरेक्सिया कहलाती है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, थायमिन या जिंक की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से भूख लगना जो होता है काफी कम हो जाता है। जिस समय आप जैसे अडल्ट एज में जो अगर आप 4 या 5 चपाती खाते हो तो एज ओल्ड एज आने के बाद जो है 2 चपाती रह जाती है, 1 चपाती, इस तरह से जो भूख काफी कम लगने लग जाती है, ठीक है। तो कमी के कारण क्या होता है, प्रोटीन 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हो जाता है। खनिज लवण देखिए, कैल्शियम की मात्रा जो होती है वो बढ़ा देनी चाहिए उस समय, क्योंकि बोन्स जो होती हैं वो काफी वीक हो जाती हैं एक एज के बाद जो है वो, चाहे वुमेन से चाहे मेंस है, मोस्टली वुमेन्स में होता है, क्योंकि कैल्शियम जो होता है काफी जो है कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ओस्टियोपोरोसिस है, ठीक है, ये टिटैनी है, ऑस्टियोमलेशिया है, रिकेट्स है, तो ये रोग जो होने के चांसेस जो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए कैल्शियम की मात्रा जो होती है उस समय बढ़ा देनी चाहिए, ठीक है। जिसकी वजह से क्या है, जैसे चाय कॉफी वगैरह की बजाय जो है अगर आप दूध का सेवन ज्यादा करते हैं तो उससे क्या हो जाएगा, कैल्शियम की पूर्ति जो हो जाएगी, ठीक है। तो वृद्धावस्था के रोग कौन कौन से होंगे, उस समय मेल न्यूट्रिशन हो जाता है, क्योंकि भूख नहीं लगती तो खाना नहीं खाते, तो इसमें तो मेल न्यूट्रिशन हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस ये कैल्शियम की कमी के कारण होता है, विटामिन डी की कमी के कारण होता है, मधुमेह यानी कि डायबिटीज है, कैंसर है, ओबेसिटी है, तो ये सारी के सारे जो है वो वृद्धावस्था की मेन जो है वो रोग कहलाते हैं। वैसे तो अगर आप आज के टाइम में देखते हैं तो बीपी, थायराइड, इसके अलावा भी बहुत सारी डिजीज जो है वो नॉर्मल अगर आप बुजुर्ग व्यक्तियों में देखते हैं तो उनके अंदर आपको मिल जाती हैं। फिर देखिए कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से क्या होता है, हमें अपनी डाइट प्लान जो होती है उसको चेंज करना पड़ता है। तो जिसमें सबसे पहले है गैस्ट्रोस्टाइनल डिसऑर्डर, यानी कि हमारे जिस डाइजेस्टिव सिस्टम से जितनी भी डिजीज होती हैं उनके अंदर हमें खाने को लेकर जो है हमें बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं अपनी डाइट के अंदर। तो सबसे पहले देखिए जैसे आ जाता है हमारा डिसऑर्डर में पेप्टिक अल्सर। अल्सर देखिए, अल्सर नाम से ही पता चल रहा है कि हमारी पेट के अंदर क्या हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं, आहार नाल के अंदर है, ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदर घाव हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, खाना अगर खाते तो या तो हमें जलन होती है या फिर क्या होता है, बहुत ज्यादा पेन होता है, ठीक है। तो अमाशय या पक्वाशय में होने वाले जो घाव होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पेप्टिक अल्सर कहलाते हैं, ठीक है। कारण इसका होता है एच पाइलोरी या हेलिकोबैक्टीरियल पाइलोरी जीवाणु जो होता है उसके कारण भी ये हो जाता है। फिर देखो जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, ठीक है, जैसे कि ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्ति जो होते हैं उनके अंदर पेप्टिक अल्सर अधिक होता है, ठीक है। फिर स्ट्रेस है,
हानि पहुंचाने वाले पदार्थ होते हैं। जैसे हानि पहुंचाने के अंदर तो आ जाएंगे जैसे कि आप बहुत ज्यादा जो है जैसे निकोटिन है उसका सेवन करते हैं या नशे वगैरह करते हैं या फिर जैसे मिर्च मसाले हैं वो खाने में सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं, तो उनके कारण भी क्या हो जाता है, पेप्टिक अल्सर जो है वो हो जाता है। ट्रीटमेंट है तो देखिए इसमें एंटासिड लेनी चाहिए। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो जिसे इसे एंटासिड जो होते हैं इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये एंटासिड लेने से क्या होता है, जैसे क्या होता है कि पेट में जो है वो दर्द होना शुरू हो जाता है पेप्टिक अल्सर के कारण, तो वो भी काफी हद तक सही हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें सिप्पी डाइट दी जाती है। सिप्पी डाइट के अंदर भी देखिए इसको क्या दिया जाता है, जैसे कि दही वगैरह है, छाछ है, ऐसी चीजें दी जाती है। इनको अगर प्रोटीन दिया जाता है तो उनसे दिया जाता है, दूध से, पनीर से, ठीक है, मावे से, इनसे, मीठी चीजों से या दूध से, इन सब चीजों से जो उसको प्रोटीन की पूर्ति नहीं की जाती है क्योंकि इनसे घाव जो है ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो दही दाल, इसके अलावा देखिए दही दालों में सोयाबीन से प्रोटीन की मात्रा पूरी करनी चाहिए, ना कि दूध, पनीर, चीज और मावे से। फिर देखिए एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी युक्त फलों का प्रयोग करना चाहिए। देखिए जैसे घाव वगैरह, तो मौसमी का जूस वगैरह जो होता है तो वो सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है क्योंकि घाव भरने में सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो विटामिन सी जो होता है उसका प्रयोग करना चाहिए। अगर आप देखते हैं जैसे हमारे जो ब्लीडिंग गम्स वगैरह होते हैं या कई बार मसूड़ों से खून निकलना शुरू हो जाता है तो उसमें क्या होता है, वो एक तरह के घाव ही होते हैं जिसके कारण क्या होता है, वो विटामिन सी की कमी के कारण हो जाता है जिसे हम स्कर्वी रोग ही बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, घाव भरने के अंदर जो है एस्कॉर्बिक एसिड का जो है प्रयोग करना चाहिए, यानी कि विटामिन सी युक्त फल या सब्जियां होती है उनका प्रयोग किया जाना चाहिए। फिर है अतिसार। अतिसार देखो क्या होता है, अतिसार के अंदर वायरस, बैक्टीरिया, डायरिया जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, अतिसार यानी कि डायरिया या लूज मोशन जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, वायरस, बैक्टीरिया या पैरासाइट इन्फेक्शन जो होते हैं उनके कारण जो है डायरिया हो जाता है। कई बार खाना जो होता है आप बाहर खा लेते हैं या दूषित पानी, दूषित जल पीने से क्या होता है, डायरिया हो जाता है। ठीक है, टाइप ऑफ डायरिया है तो इसके अंदर देखो सबसे पहले एक्यूट डायरिया, वाटर स्टूल यानी कि मल जो होता है बिल्कुल जो है वाटर के रूप में जो उत्सर्जित होता है। फिर क्रॉनिक डायरिया है तो इसके अंदर क्या होता है, नॉन इन्फेक्शन होता है, इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डायरिया होता है। इसके अंदर क्या होता है, किसी तरह की इन्फेक्शन के कारण होता है, इन्फेक्शन के कारण नहीं होता है ये क्या होता है, जैसे क्रॉनिक डायरिया जो होता है ये इनहेरिटेड होता है, यानी कि अनुवांशिकता रोग भी हो सकता है। फिर है वेनलिंग डायरिया। वेनलिंग डायरिया के अंदर क्या होता है, इनडाइजेशन के कारण या रोटा वायरस के कारण शिशुओं में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसी वजह से रोटा वायरस का इंजेक्शन भी जो है वो लगाया जाता है इसके अंदर, जिसके कारण क्या है, बच्चों में जो है वो जैसे दस्त वगैरह लगना या उल्टियां लगना, जिसकी वजह से वो हाथ धोए बिना खाना खाते हैं, तो वो सब बीमारी जो उनको नहीं हो तो वो कौन सा होता है, हमारा विनलिंग डायरिया होता है। फिर ये डिसेंट्री यानी कि पेचिश, अगर डायरिया यानी कि स्टूल्स के साथ अगर जो है वो ब्लड भी आने लग जाता है, स्टूल विद ब्लड, तो वो कैसी स्थिति हो जाती है, हमारी पेचिश हो जाती है, डिसेंट्री उसको बोला जाता है। डायरिया में सोडियम पोटेशियम जो होते हैं वो भी स्टूल्स के साथ क्या हो जाते हैं, उत्सर्जित होते हैं, जिसकी वजह से क्या है, हमारी बॉडी में सोडियम और पोटेशियम दोनों की कमी हो जाती है। और अगर ये कमी हो जाती है तो वो क्या कहलाता है, डिहाइड्रेशन कहलाता है, यानी कि हमारी बॉडी में जो जल की कमी होना। ठीक है, उपचार के लिए डॉक्टर क्या देगा, ओआरएस का घोल देगा। ओआरएस के अंदर क्या कहा जाता है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन कहा जाता है इसको। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, ग्लूकोज होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है, ट्राई सोडियम होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है और पोटेशियम क्लोराइड होता है। इतनी चीजें पाई जाती हैं इसके अंदर, जिसमें से अगर आप सोडियम क्लोराइड अगर देखते हैं तो 3.5 ग्राम होता है, ग्लूकोज 20 ग्राम होता है, ट्राई सोडियम से 22.9 ग्राम होता है, सोडियम कार्बोनेट 2.5 और पोटेशियम क्लोराइड जो 1.5 ग्राम होता है। ठीक है, मेन आपको इसकी ओआरएस की फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, कई बार इसके इंग्रेडिएंट्स पूछ लिए जाते हैं। देखिए इनकी अगर वैल्यूज पूछो तो वो तो बहुत हाई लेवल के एग्जाम में आती है, तो इतनी चीजें नहीं पूछी जाएंगी आपसे। ओआरएस की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है और किस चीज के लिए दिया जाता है ओआरएस। फिर देखिए डाइट के अंदर अगर पूछा जाता है तो इसके अंदर छाछ दी जाती है। ठीक है, इसके छाछ के अंदर कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर पेप्टिक अल्सर के समय जो है, जो बैक्टीरिया जो होता है जो उसको मारने के लिए जो है स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस, ठीक है, दही जमाने के लिए जिस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है, लैक्टोबैसिलस। इसके अलावा उबले चावल है, दही, दाल का पानी, उबला आलू, पक्का हुआ केला, ये सब चीजें जो है वो डायरिया के अंदर दी जा सकती है। व्यस्क में अतिसार अगर हो जाता है तो सेब से प्राप्त पैक्टिन जो होता है, ठीक है, वो दिया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज, इनकम्प्लीट इक्वेशंस ऑफ स्टूल्स। ठीक है, फिर क्लासिफिकेशन है तो इसके अंदर एटॉनिक है, रेक्टल है, ठीक है, इरिटेबल है और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शंस है। एटॉनिक कैसे होते हैं,
एटॉनिक में मसल्स और डिफ्लेक्शंस हो जाता है, ठीक है, पानी नहीं पीने के कारण या आहारीय रेशे जो होते हैं, फाइबर्स वगैरह जो होते हैं प्रयोग नहीं करने के कारण जो है वो एटॉनिक जो है वो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। फिर ट्रीटमेंट है तो जल का सेवन सबसे जरूरी है, ठीक है, 8 से 10 गिलास जो है जल का सेवन करना चाहिए और फाइबर युक्त आहार लिया जाना चाहिए। फिर कार्डियोवास्कुलर डिजीज, इसमें सबसे पहले आ जाता है एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टरीज में फैट जमा होना। देखो कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो होती है वो मेनली किसके कारण, ये हमारी हार्ट डिजीज से रिलेटेड होती है, ठीक है, जिसमें सबसे पहले आ जाता है एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टरीज में फैट जमा होना, ठीक है, या कोलेस्ट्रॉल जमा होना, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, हमारी जो आर्टरीज होती है उनके अंदर जाकर जम जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो रुक जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा तो हमारी हार्ट बीट धीरे हो जाती है, ठीक है, इवन जो है वो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। इसके लिए जो है वो कई तरह की सर्जरीज की जाती हैं, ठीक है, स्टंट डाले जाते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, कुछ इलाज भी है, और अगर अचानक से ऐसा हो जाता है तो इसकी वजह से क्या होता है, सांस आना बंद हो जाता है, ठीक है, चेस्ट पेन, बहुत सारे इसके लक्षण जो होते हैं वो हमें दिखाई देते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए जैसे फैट जमा हो जाना तो ट्राइग्लिसराइड जेनेसिरॉइड्स कहा जा सकता है। रोग देखिए कौन कौन से हो जाते हैं, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, चेस्ट पेन, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है, वो होता है हार्ट अटैक, ठीक है, एकदम से जब हार्ट अटैक आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहा जाता है उसको। फिर देखिए कारण क्या हो सकता है, ए बी ब्लड ग्रुप के व्यक्तियों में अधिक ग्रसित होते हैं ये, फैट का अधिक सेवन, फैट वाली चीजें जो हम ज्यादा खाते हैं, फैट में भी देखो अगर हम कैसे बाहर से जो चीजें हमें मिलती हैं बटर वगैरह में मिली हुई हैं, ठीक है, तो वो चीजें हमें जो है वो नहीं खानी चाहिए क्योंकि उनमें कोलेस्ट्रॉल सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। आहार में कोलेस्ट्रॉल का सेवन, स्मोकिंग है, ठीक है। इसके अलावा देखो रेयन फैक्ट्री में काम करने वाले व्यक्तियों की में भी इस तरह के रोग हो जाते हैं हार्ट डिजीज से रिलेटेड, तो पूछ सकते हैं कि किस तरह की फैक्ट्री में काम करने वाले व्यक्ति में हार्ट डिजीज हो जाती है, तो वो हो जाएगी हमारी रेयन। और कारण क्या होता है, कार्बन डाइसल्फाइड का प्रयोग जो होता है रेयन बनाने के अंदर किया जाता है। फिर देखिए ओबेसिटी यानी कि मोटापा है तो बीएमआई जो होता है बढ़ जाता है, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स जो होता है बढ़ जाता है, मेल्स में 27.8 बढ़ जा से ऊपर होना और फीमेल में 27.3 से अधिक होना क्या कहलाता है, हमारा ओबेसिटी कहलाता है। विटामिन देखिए इसके अंदर B6, B12, फॉलिक एसिड की कमी से भी ओबेसिटी हो जाती है, ठीक है। हाई बीपी हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर जो होता है, नॉर्मल जो होता है वो 80 to 120 ग्राम होता है, mmgHg होता है। डाइट देखिए इसमें लो कैलोरी डाइट लेनी चाहिए क्योंकि पहले ही ओबेसिटी है, फैट पहले ही बॉडी में जमा होती है, तो इसकी वजह से लो कैलोरी डाइट जो है वो लेनी चाहिए। प्रोटीन शाकाहारी पदार्थों से लेना चाहिए, ठीक है, नॉनवेज से नहीं लेना चाहिए। फैट के अंदर है तो संतृप्त, मोनो अनसैचुरेटेड और फॉलो अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो देखिए पूफा जिनको हम कह सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल है, संतृप्त कोलेस्ट्रॉल मोनो अनसैचुरेटेड के स्तर को कम करता है। फिर देखिए ऑलिव ऑयल है, मूंगफली का तेल है, एलडीएल जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल कई बार पूछ लिया जाता है। एचडीएल तो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है और एलडीएल क्या होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। अब ये बैड कोलेस्ट्रॉल कौन सा होता है, जो बाजार से लाकर जो हम पिज्जा बर्गर वगैरह जिनके अंदर ये यूज किया जाता है, घी वगैरह तेल वगैरह, तो वो क्या होते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल के अंदर आते हैं। और गुड कोलेस्ट्रॉल के अंदर जो है वो जो हम घर में जो मूंगफली का तेल है, ऑलिव ऑयल है, ठीक है, घी है, घी भी हमारा इसी के अंदर आता है। तो ये सारी चीजें होती है हमारी एचडीएल में आती है जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। और एलडीएल क्या करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि हमारी आर्टरीज में जाकर जो होता है वो जमा हो जाता है। आहार में 300 मिलीग्राम से अधिक कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमें नहीं लेना चाहिए। फिर देखिए आहार में 300 मिलीग्राम से अधिक जो कोलेस्ट्रॉल नहीं लिया जाना चाहिए। कॉफी की मात्रा भी कम कर दीजिए क्योंकि कॉफी की मात्रा अगर ज्यादा होती है तो इससे क्या हो जाता है, जैसे खून जो होता है काफी लिक्विड जो होता है पतला हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है हार्ट के अंदर जो है वो इसकी मूवमेंट बहुत तेजी से होनी शुरू हो जाती है। लहसुन में ओजोन पदार्थ होता है तो रक्त को पतला करता है, ठीक है। कई बार क्या होता है जैसे हार्ट डिजीज में कई खून का गाढ़ा होना या बहुत ज्यादा पतला होना, ये दोनों ही कंडीशन जो होती है वो हमारे हार्ट के लिए सही नहीं होती है। तो लहसुन में जो ओजोन पदार्थ होता है वो क्या करता है, रक्त को पतला करता है। तो कई लोग जो होते हैं जिनके अंदर जो है वो ब्लड काफी गाढ़ा होता है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उनको लहसुन खाना चाहिए, प्याज खाना चाहिए, तो जिसकी वजह से क्या होता है जो ब्लड जो होता है वो हमारा पतला रहे और एकदम मतलब सही जो फ्लूइड होता है उसका उसी
कंपोजिशन में रहे। प्याज में एडेनोसिन व ब्लड थिनर पाया जाता है जो HDL को बढ़ाता है, यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बढ़ाता है, जो कि क्या करेगा, हमारे जो अंदर जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बढ़ाता है। फिर देखिए HDL है जिसे हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहा जाता है जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल है। LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फेब्राइल कंडीशन। फेब्राइल कंडीशन क्या होती है? फेब्राइल कंडीशन होती है बुखार की स्थिति। बुखार की स्थिति अलग अलग होती है, ठीक है। कोई तो होता है बुखार किसी रोग के कारण होता है, कोई नॉर्मल होता है, ठीक है, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के कारण होता है, कुछ वायरस इन्फेक्शंस के कारण होता है, ठीक है, और कुछ नॉर्मल डिजीज वगैरह होती है उनके कारण भी हो जाता है, जैसे मलेरिया है, डेंगू है, तो वो भी एक तरह की क्या है, वो भी क्या है, फेब्राइल कंडीशन ही कहलाती है। जिसमें भी देखो अब जैसे टाइप ऑफ फीवर्स हैं, तो सबसे पहले है शॉर्ट ड्यूरेशन और एक्यूट। शॉर्ट ड्यूरेशन और एक्यूट मतलब बहुत ज्यादा तेज और कम समय के लिए, टाइम कम होता है लेकिन तेज, बहुत ज्यादा तेज बुखार जो है वो चढ़ती है, जैसे 104 से 105 डिग्री तक देखो अगर आप बुखार चढ़ जाते तो बहुत तेज है ये टेम्परेचर। लेकिन एक्यूट है, तेज है, लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, यानी कि टाइम पीरियड जो होता है बहुत कम होता है। फिर एक क्रॉनिक फीवर यानी कि दीर्घावधि। देखिए बुखार तो इसमें कम रहेगी, 99 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहती है, लेकिन क्या होता है कि रहती बहुत ही लंबी अवधि तक है, जल्दी से सही नहीं होती है, लगातार जो है इसी तरह का टेम्परेचर रहना शुरू हो जाता है बॉडी में, जैसे ट्यूबरक्लोसिस के अंदर होता है तो उसमें भी इसी तरह का बुखार चढ़ता है। फिर इंटरमिटेंट फीवर यानी कि मलेरिया, ठीक है, तो मादा एनाफ्लीज मच्छर जो होता है उसके काटने से जो है मलेरिया, डेंगू, ये सब इंटरमीडिएट फीवर के अंदर आते हैं। फिर मेटाबॉलिज्म इन फीवर, तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम बढ़ने पर देखिए 7% बीमार जो होता है बढ़ जाता है, और 1 डिग्री सेल्सियस अगर तापक्रम अगर सेल्सियस में मेजर करते तो क्या है, 1 डिग्री सेल्सियस में 12% और 1 डिग्री फ़ारेनहाइट में 7% जो है बीमार बढ़ जाता है। इसके अलावा इसमें सोडियम और पोटेशियम लवणों की भी क्या हो जाती है, क्षति हो जाती है, कम हो जाते हैं। ग्लाइकोजन का संग्रह भी कम हो जाता है जो कि बहुत ही जरूरी होता है हमारी बॉडी के लिए, जो कि ऊर्जा की वैल्यू को बढ़ाए रखता है। फिर देखिए न्यूट्रिशन में कैलोरी वैल्यू बढ़ जाती है, प्रोटीन वैल्यू भी बढ़ जाती है इस समय, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी जो होती है वो काफी वीक हो जाती है टेम्परेचर के कारण। फिर देखिए टाइफाइड, कारण देखिए इनके कई बार इनके जो है जीवाणु का नाम पूछ लिया जाता है। साल्मोनेला टाइफी जीवाणु जो होते हैं वो इसका कारण होता है। प्रभावित अंग छोटी आंत, ठीक है, ये भी टाइफाइड भी अगर आप देखते हैं तो दूषित भोजन और जल के कारण फैलता है, ठीक है, जो अगर दूषित भोजन या जल जो आप सेवन करते हैं उसके कारण क्या हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है। और कारण कौन सा होता है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया जो होता है यह क्या करता है, हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है, जो क्या करता है, सबसे पहले इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है, और उसके अलावा जो है हमारी झिल्लियों में और आगे भी जो बॉडी के अंदर आगे मूव करना शुरू कर देता है, जिसके कारण ये काफी लंबे समय तक जो है एक व्यक्ति को बीमार कर सकता है, ठीक है। एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, और उसके बाद स्प्लीन में भी पहुंच जाता है, ठीक है। डाइट देखिए क्लियर फ्लूइड डाइट दी जाती है, और इसके अलावा सॉफ्ट डाइट जो इस समय दी जाती है। फिर है ट्यूबरक्लोसिस यानी कि क्षय रोग, कारण है बैसिलस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, बैसिलस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। प्रभावित अंग फेफड़े, लंग्स, ठीक है। वैसे तो देखिए और भी बॉडी में और भी जगह पे हो सकती है ट्यूबरक्लोसिस, लेकिन मेन जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित अंग कौन सा होता है, लंग्स होता है, सांस लेने में सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। इसके अलावा देखिए जैसे कफ वगैरह जो होता है उसके अंदर ये बैक्टीरिया सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो जिस व्यक्ति को अगर क्षय रोग या टीबी रोग होता है तो उसके बर्तन है, कपड़े है, उस व्यक्ति को भी पूरा अलग रखा जाता है, ताकि क्या है दूसरों को वो रोग जो है वो ना फैले, क्योंकि ये क्या है उनके खांसने से, छींकने से, तो ये संक्रमण के कारण जो है रोग फैलता है, ठीक है। तो इसी से लंग्स में सबसे ज्यादा प्रभावित होता है ये। इंक्यूबेशन पीरियड यानी कि कितने समय तक रहता है, 4 से 8 सप्ताह तक जो है वो ये रहता है, ठीक है। लगभग 1.5 से 2 महीने तक जो है बीमारी जो है वो लगभग रहती है, ठीक नहीं होती है, ठीक है। तो इसके लिए भी अगर आप देखते हैं ना तो क्षय रोग के लिए जो अभी भारत सरकार की जैसे डॉट प्रॉन एरिया जो है चला रखा है, जिसके अंदर क्या है हाथों हाथ जो है उनको ट्रीटमेंट जो है वहीं पर ट्रीटमेंट दिया जाता है, ठीक है, घर पर ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है, इसमें हॉस्पिटलाइज कर ही उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। बीएमआर का बढ़ना, रात में पसीना आना। फिर देखिए न्यूट्रिशन के अंदर इसके क्या है, ए और सी, विटामिन ए और सी अधिक लेने चाहिए, B6 भी लिया जाना चाहिए। फिर है मधुमेह यानी कि डायबिटीज, ठीक है। डायबिटीज देखिए ये एक मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम होता है, आजकल आप देखोगे तो मोस्टली जो है वो लोगों के अंदर आपको मिल जाएगा,
ठीक है। तो ये क्या है, क्योंकि सबसे मेन कारण देखें, इसको चीनी ना मानकर हम इसको स्ट्रेस का कारण सबसे ज्यादा मान सकते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति को स्ट्रेस ज्यादा होता है तो वहाँ क्या होता है, जैसे इंसुलिन की मात्रा जो कम हो जाती है स्रावित होने, जिसकी वजह से क्या होगा, बॉडी के अंदर जो है वो ग्लूकोज का लेवल जो है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है। डायबिटीज भी कई तरह की होती है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट व चयापचय, उपापचय की यानी मेटाबॉलिज्म रेट जो होते हैं वो प्रभावित होते हैं इसके कारण। इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण, तो भी इंसुलिन हार्मोन कहाँ से आता है, अग्नाशय ग्रंथि जो होती है उसकी लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, उस समूह के अंदर से भी बीटा कोशिकाएं होती है, जहां से क्या होता है, ये सीक्रेट होता है इंसुलिन हार्मोन। अगर मधुमेह जैसी स्थिति आ जाती है तो इंसुलिन हार्मोन जो होता है, सॉरी, वो स्रावित होना जो होता है कम हो जाता है। रक्त में ग्लूकोज के स्तर का बढ़ना हाइपरग्लाइसीमिया कहलाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि रक्त में ग्लूकोज के स्तर का बढ़ना क्या कहलाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया कहलाएगा। और ग्लूकोज का मूत्र में उत्सर्जन होना क्या कहलाता है, ग्लाइकोसूरिया कहलाता है। तो देखिए सारी की सारी जितनी भी डिजीज थी, तो इन पे क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन जो है काफी एक बार एग्जाम में आए हैं, ठीक है। इसके अलावा जब नेक्स्ट देखिए अपन नेक्स्ट क्लास में जो है मैं आपके लिए लेकर आऊंगी इसी से रिलेटेड ही जो है जैसे मिलावट, जैसे कहते हैं अपन, मिलावट से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार आते हैं कि भोज्य पदार्थों में आज के टाइम में जो मिलावट की जाती है वो किस किस तरह की जाती है, ठीक है। तो उससे बेस्ड क्वेश्चन जो है हम कल लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।